बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये किस तरह से कार्य करता है? सर, ऐसा कोई केस जो आपको झकझोर के रख दिया हो, बहुत गंभीर रहा हो, उसका इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि लेफ्ट हैंड का हाथ उसका पूरा काटना पड़ा। फायर सेफ्टी नहीं है, कहीं पर प्लेग्राउंड नहीं है और वो पेरेंट्स से पैसा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो चूंकि बच्चों की सुविधा और सुरक्षा हमारा दायित्व है, किसी दूर कोने से भी किसी बच्चे को मदद पहुंचानी होती है, वो किसी भी रूप में हो, तो हम त्वरित गति से उसको मदद पहुंचाते हैं। और इस नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं द लोक मीडिया और मैं हूं तरुणा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक ऐसा आयोग जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, उसका संरक्षण करता है। आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन इस आयोग में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सोनल कुमार गुप्ता जी, जो लगातार सक्रिय रूप से बाल अधिकार को संरक्षण करने का कार्य कर रहे हैं। आप विभिन्न माध्यमों से देखते ही होंगे उनके कार्य को। वो कार्य जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, बेहतरीन कार्य है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है कैसे कार्य करता है, किन मुद्दों को लेकर कार्य करता है और बच्चों के जो अधिकार है उसको कैसे सुरक्षित करता है। सोनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोक मीडिया में। धन्यवाद। सबसे पहले लोक मीडिया के साथियों को और आम जनता को मेरा नमस्कार। सर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये किस तरह से कार्य करता है? जैसा कि आप जानते हैं, सर्वविदित है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय रायपुर में नियर राजभवन स्थित है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। वर्तमान में हमारे 6 सदस्यीय टीम के साथ प्रदेश भर में कार्य किया जा रहा है। एक हमारा टोल फ्री नंबर भी है 180023300055। प्रदेश भर में जो बच्चे हैं, बच्चे अकॉर्डिंग टू कानून जो राज्य बाल संरक्षण मानता है 0 से 18, बच्चा अगर मां के गर्भ में भी है तो उसके अधिकारों का सृजन हो जाता है। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बहुल्य राज्य भी है और वहां के पढ़ने वाले और बढ़ने वाले बच्चों को बहुत से अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिसके अभाव में कई बार शिक्षण संस्थाओं में ट्रेवल्स करते हुए, परिवार के बीच में, कार्यक्रमों में, कार्यस्थल में उनके अधिकारों का हनन होता है। तो चूंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अधिनियम के धारा 13, 14, 15 के तहत सिविल शक्तियां भी निहित है। हम न्यायालय में विचारण किसी प्रकरण के दस्तावेजों का अध्यक्षेप भी कर सकते हैं और हमारी शक्तियां, हमें रिकमेंडेशन अधिकार दिया हुआ है। हम राज्य प्रशासन के किसी भी सक्षम प्राधिकारी को, सरकारी मशीनरी को लगातार हम बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के निर्देश दे सकते हैं, तलब कर सकते हैं, सम्मत कर सकते हैं। और हमारे निर्देशों की अपील के लिए किसी संस्था, किसी अथॉरिटी, किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बहुत ही दूरस्थ अंचल बीजापुर जिले के आवापल्ली, उसूर और दंतेवाड़ा जिला के कुआंकोंडा जैसे दूरस्थ नक्सली इलाकों में भी आजादी के बाद पहली बार आयोग ने अपनी पहुंची थी और वहां के अभावग्रस्त बच्चों को यह देखा गया कि जिनके कुछ आवश्यक दस्तावेज भी नहीं बने हैं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ऐसे तमाम, जिसके कारण वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और शासन की योजना का जो उनको लाभ मिलना है परस्पर, उससे भी वंचित हो रहे, क्योंकि जानकारी नहीं है, संसाधन का अभाव है, व्यवस्था का अभाव है, संपर्क का अभाव है, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो हम लोगों ने उस अंचल तक भी पहुंचकर बच्चों को संस्था के कार्यों और भूमिका से अवगत कराया और एक बड़े से रूप में सेमिनार लगाकर, काफी बड़े रूप में उसका आई हैव डेटा, कंप्लीट डेटा मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। हमने बहुत से बच्चों को लाभ उसका दिलाया है। और जो सामान्य मैदानी क्षेत्र हैं, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, यहाँ से तमाम प्रकरण, शिकायत हमारे पास आते रहते हैं, जिसका हम प्रकरण पंजीबद्ध करके जिस कोर्ट रूम में आप बैठे हैं, ये हिंदुस्तान के सारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, जो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल नॉलेज, ये हमारा पहला परीक्षण है कि हम सुनवाई रूम बना के प्रकरणों का विधिवत अकॉर्डिंग टू सिविल पावर हम इसका निराकरण करते हैं और सुनवाई करते हैं। जिस प्रकार किसी पेपर से, किसी सोशल मीडिया से या किसी संदेश जरिए, टेलीफोन जरिए, टोल फ्री नंबर जरिए, ईमेल जरिए, डाक, हमको कोई शिकायत प्राप्त होती है। मैं 1-2 प्रकरणों का आपको उदाहरण देता हूँ। एक महिला है जिनके पति नहीं रहे और उनके 3 बच्चे, उनका छोटा बच्चा जन्म से उनके नेत्रहीन है
हमें खबर मिली और आवेदन आया कि हमें मदद कीजिए। तो चूंकि बाल संरक्षण आयोग को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, राज्य शासन ने बाल आशीर्वाद योजना, बाल कोष बना के रखा है। जरूरतमंद बच्चों के लिए सोशल रिपोर्ट बनती है, फिर उसके आधार पे जिला से रिपोर्ट संचालनालय आती है, फिर उनको जरूरत मदद किया जाता है। उसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो हमने उस बच्चे के लिए जिला प्रशासन को लिखा, चीफ हेल्थ ऑफिसर को लिखा कि इसका समुचित परीक्षण कराया जाए, बाल कोष से राशि दी जाए और यथासंभव उस बच्चे की दृष्टि को ठीक किया जाए। लगभग पिछले 6 माह पूर्व का मामला है कि एक बच्चे का स्कूल में ध्वजारोहण के दौरान टीचर ने उन्हें कहा कि आप ध्वज लगाइए, झंडा लगाइए, तो वो बिजली के करंट के संपर्क में आ गया, जिससे हाथ उसका इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि लेफ्ट हैंड का हाथ उसका पूरा काटना पड़ा। तो सुओ मोटो के तहत बाल आयोग ने प्रकरण में स्वसंज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मंगाई, महिला बाल विकास विभाग को इसका जांच रिपोर्ट मंगाया, टीचर के ऊपर विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया और प्रकरण चलाकर राज्य शासन से नियमानुसार विधिवत मदद लेकर उस बच्चे को पैवनिक हैंड भी उपलब्ध करा के लगाया। हाल ही में परीक्षा के दिन है, एग्जाम हो रहे हैं। एक खबर ये आई 1 मार्च के चाइल्ड लाइन के जरिए यहाँ के दूरस्थ अंचल सुकमा जिले से कि एक बच्ची के अटेंडेंस इश्यूज होने के कारण प्रिंसिपल उसको एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। चूंकि अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है, पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उनका प्रवेश पत्र जारी कर दिया था और कुछ इश्यूज होने के कारण स्थानीय प्राधिकारी प्रिंसिपल द्वारा उनको एडमिट कार्ड नहीं दिए जा रहे थे। तो बाल आयोग का जो बेसिक काम है वो बच्चों के अधिकारों की संरक्षण करना। हमने देखा कि दूरस्थ अंचल में जहां पढ़ाई और शिक्षा का अभाव है और राज्य शासन की योजना का लाभ लेते हुए कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है, अपने जीवन में कोई एक सफर तय करना चाह रही है, तो क्यों किसी छोटी मोटी विषय के कारण उस बच्ची को रोका जाए। तत्काल हमने कलेक्टर सुकमा से बात करी और 1 घंटे के अंदर कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद, डीओ के सहयोग के बाद स्कूल प्रबंधन ने स्वयं उस बच्ची को एडमिट कार्ड पहुंचा के दिया। ऐसे तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो मैं आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। और मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा, इट्स माय पर्सनल थिंग, कि जब किसी को अवसर मिले तो जीवन एक बार मिलता है, बार बार ऐसे अवसर नहीं आते। आदमी को अपने मोक्ष के लिए लगातार ऐसे जन कल्याणकारी और विशेषकर बच्चे जो उज्जवल भारत के नव भविष्य होते हैं, उनके लिए हमको कार्य करने मिले तो पीछे हटाना नहीं चाहिए कदम। मैं 24 घंटे फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के कोने कोने तक संपर्क में रहता है। हमारे विभाग का बहुत ही डायनेमिक पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, इनकी पूरी टीम का ग्रुप मेरे साथ बना हुआ है और ये लगातार संपर्क में रहते हैं। किसी दूर कोने से भी किसी बच्चे को मदद पहुंचानी होती है, वो किसी भी रूप में हो, तो हम त्वरित गति से उसको मदद पहुंचाते हैं। और चूंकि हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1802330005, इसका प्रचार प्रसार हमने पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थाओं के विजिट में किया हुआ है। कभी कभी ऐसी फोन आती है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको रायपुर को दूंगा। पिछले कुछ दिनों पूर्व ये पेपर में प्रकाशित भी हुआ था और इस विषय में मेरी जिलाधीश रायपुर से चर्चा हुई, तो उन्होंने निराकरण भी कराया संज्ञान में आने के बाद। दानी स्कूल का कैंपस, यहाँ पर एक STSC गर्ल्स का हॉस्टल है, जहां पर हमारी बेटियां, बच्ची, बहनें पढ़ती हैं। आपको देख के और जानकर आश्चर्य होगा और इस मीडिया के माध्यम से लोगों को सुनने के बाद पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि 180 बच्चियों के लिए एकमात्र शौचालय की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था। मैंने गया वहां पर, अधीक्षिका से रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से यहाँ के नए भवन का प्रस्ताव पारित हो चुका है और ये जा चुका है, पर ग्राउंड स्तर में चीजें शून्य थी। जालों से, कचड़ों से भरा कमरा था और जो बच्चियां जिनको कई प्रकार से दिक्कतें आती है, उसके बावजूद 180 बच्चों के लिए एक बाथरूम होना, ये तो बात सुनने से ही बड़ा आश्चर्यजनक और अव्यावहारिक प्रतीत होता था, जिस पर मैंने तत्काल इस विभाग के संबंधित अधिकारी को तलब किया और निर्देश दिया, जिस पर जिलाधीश महोदय से चर्चा हुई तो उन्होंने तत्काल राशि स्वीकृत करके वहां पर शौचालय बनाने का निर्देश दिया। इस प्रकार बाल संरक्षण आयोग आम बच्चों की पहुंच के अंदर है। 22 मार्च 2022 के बाद से जो आज तक का सफर है, हमें सुविधाओं और संसाधनों के नाम से तो बहुत कुछ यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, फिर भी जो व्यक्तिगत एफर्ट लगा के, बेसिकली आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो जो कानून की जानकारी थी और जिस विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत आम व्यक्ति को, पीड़ित को अनुतोष हमारे इस कार्यालय से और हमारे हस्ताक्षर से प्राप्त हो सकता था, मुझे लगता है कि जितने बड़े पैमाने में मेरे काल में विधिक दस्तावेजों का निष्पादन
और राज्य की सरकारी मशीनरी, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, प्रशासन, पुलिस के तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जो पत्र व्यवहार और संव्यवहार हुआ है, इतना बड़ा डेटा तो मेरे जानकारी के अनुसार पूर्व में नहीं हुआ होगा। चूंकि ये जो कोर्ट रूम भी आप देख रहे हैं, ये हम सब सदस्यों के विचार के बाद माननीय सदस्य सचिव के सहयोग से ये पिछले 1.5 वर्ष पूर्व तैयार हुआ था। उसके पूर्व इस आयोग में, कार्यालय में इस प्रकार की सुनवाई का कॉन्सेप्ट नहीं था। चूंकि आज भारत के लोगों में न्यायपालिका के प्रति बड़ी आस्था और विश्वास और श्रद्धा होती है, तो जब कोर्ट रूम में कोई पक्षकार आता है, कुछ ऐसे प्रकरण आते हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पति पत्नी का विवाद होता है और बच्चा वहां पर पिसता है पति पत्नी के व्यवहार में। कई बार बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं, कई बार पति पत्नी के विवाद में प्रकरण विवाह विच्छेद अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो पिता बच्चों को लिए पैसे नहीं देते हैं, या कुछ आवश्यक दस्तावेज बताना लगना है तो चूंकि बच्चा विधिक संरक्षक के रूप में 7 साल तक पुत्र और लगभग 10-11 साल तक बच्ची माता के संरक्षक में होती है, तो कुछ दस्तावेज नहीं देते। अभी हाल ही में प्रकरण आया था कि बच्चे का पासपोर्ट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, और चूंकि माता पिता का विवाद है, पृथक पृथक रह रहे हैं, तो पिता आने को तैयार है। तो ऐसे प्रकरणों में हमारी जो ड्यूटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाइल्ड कमीशन है। वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, तो हम बच्चे के हित के लिए पिताजी को तलब करते हैं, सम्मन्स करते हैं, नहीं आने पे संबंधित थाना को लिखते हैं और थाने को कहते हैं तामील करा के उनको उपस्थित कराएं, तामीली की प्रति हमको उपलब्ध कराएं, तब वो लोग आते हैं। तो इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण होता है। कुछ आपसी विवाद होते हैं जिसमें परिवार के लोग कोर्ट और थाना जाना नहीं चाहते, तो वो हमारे पास समझौता के लिए आते हैं। तो हमारे पद हैसियत और हमारे शासन में और हमारे को संविधान में मिले विधिक शक्तियों के निष्पादन में जितना भरसक हम अनुतोष पीड़ित पक्ष को दे सकें और बच्चों का संरक्षण कर सकें, हम भरसक प्रयास करते हैं। जब वर्तमान में हम आरटीई के प्रकरणों में विशेष ध्यान रखे हुए हैं कि बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल अपने स्ट्रेंथ के अनुसार जो डिस्प्ले करते हैं, सीट कितना वैकेंट है वहां पर, उसमें बच्चों को पर्याप्त मात्रा में लाभ मिले। कोई बच्चा जिसको उसका लाभ लेना है भारत सरकार की योजना का, उससे वंचित ना। और अभी जो है आयोग की ओर से क्या मुहिम चलाए जा रहे हैं या क्या चलाए गए? राज्य शासन उनके लिए भी तमाम योजना चला रहा है। मिशन वात्सल्य योजना भी चल रही है। बच्चों को हम बालिका गृह, बालक गृह में तो राज्य शासन चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है। जो सीसीएल बच्चे हैं जो सुधार गृह में पहुंचते हैं, ऑब्जर्वेशन होम में पहुंचते हैं, हम उनके पास विजिट करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप समाज के मुख्य धारा में आए। ठीक है, छोटी उम्र में, जानकारी के अभाव में, उत्तेजना में, गर्म खून में आप बच्चे हैं, आपको कोई विवाद हो गया, किसी समस्या में कानूनी आप पड़ गए, लेकिन ये आपका कैरियर नहीं है। आप उज्जवल भारत के नव भविष्य हैं। हम समाज सुधार कैसे करें? आज देखिए, आप गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब करने से उनको सैलरी आती है, सैलरी से वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, पहनने ओढ़ने का, मोबाइल, बुलेट गाड़ी लेके अपने लाइफ के करियर के को ग्रोथ करते हैं, उनके जीवन जीने का स्तर बदलता है, अपने पालकों को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करते हैं। तो इस ओर उनको आकर्षित करते हैं, उनसे चर्चा करके उनके दिमाग में जो खराबियां हैं उसको दूर करते हैं कि दोबारा आपको यही नहीं आना है। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो बाल संरक्षण आयोग का, जो मेरा निजी उद्देश्य है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हम छत्तीसगढ़ में अपितु हिंदुस्तान में चल रहे हैं, अभी हाल में हमारा दिल्ली में भी सेमिनार हुआ था, संपूर्ण भारतवर्ष के वहां पर सदस्य और अध्यक्ष जन बाल आयोग के आए हुए थे। तो जिस दिन सारे ऑब्जर्वेशन होम में, जितने संप्रेक्षण गृह में सीसीएल बच्चों की संख्या नगण्य हो जाएगी, समाज में सुधार हो जाएगा, बच्चे अपराध की दिशा से हट जाएंगे, उस दिन हमारी संस्था के बनने का और हमारे कार्य करने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। चूंकि आप पिछली सरकार से मतलब कार्यरत है आयोग में और अभी अब सरकार बदल गई है, तो सरकारों के बीच आप तालमेल कैसे बिठाते हैं? कोई प्रकरण है आपको आगे भेजना है सरकार के पास और वो स्वीकार ना हो तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे सबको प्रिय होते हैं। यह अलग बात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य शासन के सरकारी मशीनरी से, विभाग के मंत्री से, विभाग के चीफ से, प्रमुख सचिव से, इनके माध्यमों से होकर गुजरती है। सरकार पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान में हो, चूंकि बाल आयोग एक संवैधानिक संस्था है, नियुक्ति के बाद 3 वर्ष का कार्य होता है। पूर्ववर्ती सरकार का पूरा सहयोग था, वर्तमान सरकार का और बहुत अच्छा सहयोग है। विभाग वर्तमान में सरकार के मुखिया का भी पूरा सहयोग है। और जो सरकारी मशीनरी है, जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी है, पुलिस हेडक्वार्टर है, जब भी बाल आयोग का पत्र, चिट्ठी या टेलीफोन जाता है, तो चूंकि सबको पता है कि बच्चों से हित से जुड़ा समाज कल्याण का विषय है, यह राजनीति से पृथक है, न ही हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं।
कानूनी क्षेत्र से हूं और बच्चों के हित के लिए और छत्तीसगढ़ के उन्नति प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये स्थिति ना कभी पैदा हुई है ना कालांतर में पैदा होगी। सबका परस्पर और बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है। जी, तो अभी हमें बाल अधिकार संरक्षण को लेकर किस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है? सबसे पहले इसमें जरूरी है जागरूकता जरूरी पेरेंट्स के अंदर। एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है, उस बच्चे का सर्वाधिक और सर्वांगीण विकास जो होता है परिवार के अंदर होता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, कई बार ऐसा होता है, आप जब बच्चे छोटे होते हैं अपन को बार बार टोकते हैं, फोन में तो उठाइए, गिलास में तो उठाइए, तो बार बार टोकने से क्या होता है, उसके दिमाग में असर पड़ता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं कि पापा मम्मी दादा चाचा मेरे को बार बार मना करते हैं। उसके दिमाग में ये असर पड़ता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो बार बार टोकने से बच्चों को बार बार टोकना नहीं चाहिए। तो बच्चों से हमेशा धैर्य से बात करें, आंख से आंख मिला के बात करें और उनके मत को आप गंभीरता से सुने। इसी का प्रभाव बड़ा होकर उनके जीवन में पड़ता है और गंभीरता के साथ अपने जीवन का इतिहास वो गढ़ता है। और अगर आप गंभीरता नहीं दिखाएंगे, बच्चों को बार बार टोकेंगे, बार बार उनके मत को ध्यान नहीं करेंगे, तो भविष्य में उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना है उसमें बड़ी समस्या आती है, जिसका अनुभव आप सभी को होगा। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए द लोक मीडिया के साथ। कैमरा पर्सन वंश के साथ मैं तरुणा। नमस्कार, जय जोहार।